सैप और तो R3 जो है ना, ये 3 टियर आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है। और 3 टियर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपके एक तो डीबी का लेयर होता है जो सबसे, समझ लें, बैक पे होता है, ये नीचे होता है। उसके बाद होता है, उसके ऊपर होता है एप्लीकेशन का लेयर, और फिर होता है प्रेजेंटेशन का लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर वही जो यूआई और यूएक्स आप देखते हैं, जो आप स्क्रीन्स वगैरह देखते हैं, वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस आपका सिंगल होता है, ठीक है। और उसमें यह है कि 1:1 प्रेजेंटेशन टू एप्लीकेशन लेयर्स होती है इन मोस्ट केसेस, ठीक है। और अ, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके एग्जीक्यूट क्या हो रहे थे, क्लाइंट साइड पे या डीबी साइड पे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो लैंडस्केप होता है ना आपका एसएपी का, वो तीन उस पे होता है। एक होता है आपका डेवलपमेंट, एक होता है क्वालिटी, और एक होता है प्रोडक्शन। ये तो हो गया फंक्शनल का। और जो एबैप का होता है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, ये भी लैंडस्केप में शामिल होते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं आता हूं इधर आपके एसएपी पे, SC11 पे। अगर SC11 पे अगर हम आते हैं, ठीक है, यहां पे हम टेबल निकालते हैं, मारा मारा का टेबल निकालते हैं, और इसको डिस्प्ले का अगर करें हम, ये मारा किसका टेबल है, मटेरियल्स का टेबल है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मटेरियल नंबर, क्लाइंट नंबर वगैरह ये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं अगर इसके अदर ऑब्जेक्ट्स मैं इसके तलाश करना चाहूं तो शिफ्ट F5, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट इनहैंस्ड ऑप्शन, ठीक है। मैं डेवलपमेंट का करता हूँ, इनहैंस क्यों, इनहैंसमेंट हम बाद में जाके पढ़ेंगे, पहले हम डेवलपमेंट के ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें होता क्या है, डेवलपमेंट में आपके क्या चल रहा है, इसमें अगर मैं बात करूं, फील्ड्स हमारे पास जो है ना, ये आ रही है जो आपके इस टेबल में आपको नजर आएंगी, किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। अगर मैं मटेरियल डेटा का, चूंकि ये आपका वो है टेबल है, ठीक है, यहाँ पे अब आपकी तीन चीजें यहाँ पे हो रही होंगी, यानी क्लाइंट, ये कौन सा, ये कहाँ से आ रहा होगा, ये आपके उसमें स्टोर्ड है, किस में स्टोर्ड है, डीबी में। मटेरियल नंबर, ये यूजर इनपुट जो सिलेक्शन होती है ना, सीक्वल में एक सिलेक्शन का कमांड होता है, ये मटेरियल नंबर वहां से भी जनरेट हो सकता है यूजर के एंड से, या सिस्टम के एंड से भी हो सकता है, ये डीबी से भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बैक टू डिस्कशन। वो ये कि एंड यूजर जो होता है उसे क्या नजर आ रहा होता है, उसे प्रेजेंटेशन लेयर नजर आ रहा होता है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन लेयर के पीछे एप्लीकेशन लेयर, और पीछे इसके डीबी डीबी का लेयर होता है। अच्छा, जो एप्लीकेशन का जो लेयर होता है ना आपका, ठीक है, ये यहाँ पे आपका एबैप का वर्क बेंच वो रिजाइड करता है, ठीक है। और यही आपका R3 की एप्लीकेशंस फंक्शनल जो है वो भी यहीं पर ही रिजाइड कर रही होती है। डेटाबेस में तो आपका क्वांटम जा रहा होता है, ठीक है। तो बहुत अगर मैं तेजी से इसको करूं, प्रेजेंटेशन लेयर वो है जो आपको SAP GUI आप चलाते हैं .exe, वो आपका प्रेजेंटेशन का लेयर है, ठीक है। यहाँ से आपके सिलेक्शन इनपुट वगैरह वो सब यहाँ से हो रहे होते हैं। अब SAP में तीन किस्म के इनपुट टाइप्स होते हैं जिसपे आप डेवलपमेंट करते हैं, और SAP आपको अलाउ करता है। और वो कौन से हैं, एक तो विंडोज के इन्वायरमेंट के लिए, एक जावा की इन्वायरमेंट के लिए, और एक आपके HTML जो आगे जाके क्लाउड के उस पर चला जाता है, ठीक है। आप इसे वेब GUI भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हमने पिछली बार मेरा ख्याल सर है। सर एक मिनट, इसमें जो आपने बताया कि जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंदर अब आप वर्क बेंच जो है ना वो काम करता जी, है।
है। ये इसका मतलब ये है कि अब आप जो है डेवलपमेंट होती है जिसमें मतलब वो यूजर इंटरफेस वगैरह भी उसके अंदर बन देते हैं, तो वो मतलब तो पहली लेयर जो है तो उसके अंदर नहीं वो आएगा ये। नहीं, पहले प्रेजेंटेशन तो सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है ना, ठीक है। नहीं, जो जैसे ये हमारे पास अभी एक स्क्रीन आ जाती है ना जिसमें हम डाटा एंट्री करते हैं, जी ठीक है, वो तो सामने नजर आने वाली चीज है ना वो। तो मतलब मेरा कहने का ये दोनों लेयर्स के अंदर नहीं ये लाई करता है। बात आपकी मैं समझ गया हूँ। देखिए, डेटाबेस में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो पड़े हुए हैं। टेबल्स के जो स्ट्रक्चर्स हाँ बनते हैं जी। वो आपके एप्लीकेशन लेयर में बनते हैं। आगे जाके हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो उसमें आपको जो है डेटाबेस का जो इंटरफेस है वो भी दिखाई देगा, ठीक है। डेटाबेस का जो इंटरफेस होता है वो कम्युनिकेट करता है आपके किसके साथ, एबैप के वर्क बेंच के साथ या डिस्पैचर के साथ आप कह लीजिए। वो मैं उस तरफ अभी आऊंगा मैं, ठीक है, अभी मैं आऊंगा। अच्छा, अभी हम लोग जो हमारी डिस्कशन वो ये कि डिस्प्ले में मैं आता हूँ। ये हमने ट्रांजैक्शन क्लियर SC93 का हमारा टी कोड है। MM01 एक ट्रांजैक्शन कोड है जिससे आप मटेरियल मास्टर बनाते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको 3 ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त SC93, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं ना लाहौर में, यहाँ इंटरनेट का बड़ा मसला है। अच्छा, SC93 MM01, और यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले इसका करके दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, मैंने आपसे क्या बात की थी उस वक्त कि 3 आपके जो एरियाज एंड लैंडस्केप्स हैं उसमें SAP आपको डेवलपमेंट की वो देता है, ठीक है। SAP GUI फॉर HTML, फॉर जावा एंड फॉर विंडोज, ठीक है। GUI सपोर्ट आपका इस ट्रांजैक्शन कोड के लिए कर रहा है और यही आपके फिर आगे जाके फ्यूरी में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो सवाल था, एप्लीकेशन लेयर जो है वो इंटीग्रेट करती है डीबी के साथ, क्योंकि डीबी को आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके बीच में आता है डिस्पैचर, आता है वर्क प्रोसेसेस आते हैं, फिर उसके बाद आपका डीबी का इंटरफेस आता है जो डीबी से डायरेक्टली वो होता है। तो आपके जो एबीएप का डिस्पैचर होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये जो प्रोग्राम है SAP MMG01, चले सर चले, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा, जी सर, आवाज तो आ रही है। ये देखिए यहाँ पे अब MMG01 आपका प्रोग्राम है, ठीक है। ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, आपके कहाँ पे बन रहा है, ये आपके एप्लीकेशन सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसे इंक्लूड का प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। 3 इंक्लूड के प्रोग्राम्स हैं, दैट्स इट। ये इतना कोड लिखा हुआ और आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम है, इसमें ये टेबल इसने जो है इंटीग्रेट किया हुआ है। इतना लीन किस्म का इसने यहाँ पे हमें प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेबल्स को देखते हैं कि यहाँ पे टेबल्स में क्या क्या फील्ड्स हमारे पास आती हैं। तो बेतहाशा फील्ड्स आपके पास, आपके प्रेजेंटेशन लेयर की जो फील्ड्स हैं वो यहाँ से आप डिफाइन करते हैं कि क्या क्या नजर आएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, एबैप आपका फंडामेंटल एक एक एरिया जहाँ पे बैठ के आप प्रेजेंटेशन लेयर और डीबी लेयर को आपस में इंटीग्रेट
कर रहे होते हैं। दूसरा इनपुट की ये फील्ड है, ये जो है आपकी करेंसी या क्वांटिटी की फील्ड्स हैं जो आपको बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, मैं एक सेकंड में नोट पैड भी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। नोट पैड, नोट पैड। अच्छा जी, अब आते हैं हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं नेट वीवर। नेट वीवर जो है ये आपका क्या है, ऐप सर्वर है। ठीक है, और मल्टी लेयर होता है ये। ठीक है, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर है, और काफी सिक्योर। ठीक है, सॉलिड, बहुत सिक्योर, और स्केल कर जाता है खुद से ही। स्केलेबिलिटी इसकी अच्छी है। ओएस और डीबी इंडिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, तो यानी आप किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, इसको चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसका बहुत कन्वीनियंट है, पार्ट ऑफ योर एबैप अगेन। और इसकी काफी सारी जो है ना जॉब इस वक्त मार्केट में चल रही हैं। अच्छा, अब आते हैं हम अगली डिस्कशन की तरफ, नेक्स्ट एडवांस लेवल की डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन लेयर जो है आपका, ये थोड़ा सा ड्राई लगेगा लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एबैप वर्कस्पेस। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में ही आप डेवलपमेंट का सारा लैंडस्केप हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, लैंडस्केप आप यहीं से इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो एप्स आप जो है ना अपनी, सर ये जो आपने एक प्रॉब्लम्स का बताया था ना कि प्रॉब्लम्स हमें सॉर्ट आउट करनी है, हाँ क्वेश्चंस आप देंगे, वो भी इसी के हिसाब से होंगे इसी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, एप्लीकेशंस जो हैं वो आप जावा में भी रन टाइम पे बना सकते हैं, लेकिन इसका अपना एनवायरनमेंट है, तो आपको जावा पे इतना लीन करने की जरूरत नहीं है। डेटा वैलिडेशन जो है आपकी, वो एप्लीकेशन लेयर पे होता है। ठीक है, अच्छा, जो रिक्वेस्ट जाती है ना आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से, वो जाती है किसके थ्रू, एप्लीकेशन लेयर। जो भी हमने देखा है, जो प्रोग्राम्स हम टेबल्स देख रहे हैं, टेबल की फॉर्मेशंस देख रहे थे। ठीक है, तो डीबी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता किसी भी प्रेजेंटेशन लेयर के साथ। लेट्स से कि मैं आपको फिर से जरा ले जाता हूँ SE11 पे। ठीक है, SE11 पे मैं मारा ही खोलता हूँ, और मारा में हम लोग क्या देखेंगे, इसको चेंज अगर हम करें, अब इसकी टेक्निकल सेटिंग्स जो है ना वो हमने देखनी है। टेक्निकल सेटिंग्स, ठीक है, टेक्निकल सेटिंग्स में आप डीबी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज हैं, बफरिंग नॉट अलाउड, बफरिंग एक्टिव। अभी बफरिंग क्या होता है बेसिकली, ये भी मैं थोड़ा सा एक बता दूं, सिंगल रिकॉर्ड्स बफर्ड या फुल्ली बफर्ड, नंबर ऑफ की फील्ड, ये क्या चीज है ये मैं बता देता हूँ आपको। होता ये है कि वो टेबल्स, ठीक है, जिनकी वैल्यूज बहुत तेजी से नहीं बदलती, जैसे एक मटेरियल नंबर है, वो आपने एक दफा बना दिया मटेरियल, तो मटेरियल नंबर नहीं बदलेगा। ठीक है, अब मैं उस मटेरियल का कोई इशुएंस कर रहा हूँ, उसका मैं GRN बना रहा हूँ या उसका परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, तो ये जो बफरिंग है ना, उसमें मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ कि हाँ भाई, मटेरियल नंबर पे परचेज ऑर्डर बन रहा है, तो बफर कर ले उसके नंबर, बजाय मैं डीबी के बार बार जाता रहूं और लेकर आता रहूं, तो आप उसको नंबर को बफर कर लें। ठीक है, ये जनरल मटेरियल डेटा है, मुझे तो मटेरियल नंबर से चाहिए, तो मटेरियल डेटा हमेशा मैं बफर में रखूंगा। मटेरियल डेटा चेंज भी हो सकता है, वो उसकी वजह ये है, अब मैंने एक मटेरियल बना लिया, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं डाली, मैं समझता हूँ कि एक कच्ची मैंने उस पे जो है ना तफसीलात डाल दी है। जैसे कोई मैंने केमिकल मंगवा ली, मैंने केमिकल का नाम वैसे ही रख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, वो तो बाद में पता चला कि जी सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रेड होता है, एक उसका रॉ मटेरियल का ग्रेड होता है, एक सेमी फिनिश गुड्स का होता है, तो वो ग्रेड डालना भूल गया, तो ये मटीरियल मेरा चेंज हो सकता है। ठीक है, उसका नंबर नहीं चेंज होगा उसके मटीरियल का, लेकिन बाकी ये है कि जो आपके इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती ज्यादा, ठीक है, उसकी हम बफरिंग भी कर सकते हैं। और ये बफरिंग का जो है बाकायदा मैं अब आपको बताता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट।
बफरिंग का आपको समझ में आ गया कि बफरिंग क्या होती है? एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा एक प्रेजेंटेशन खोल लूं। ये मैं प्रेजेंटेशन बनाई थी, किधर गई किधर गई, हाँ ये। हाँ, उससे भी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और चल पड़िया। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका प्रेजेंटेशन का लेयर है जहाँ पे यूजर्स बैठे हुए हैं, उनको एसएपी का जीयूआई नजर आ रहा है। एप्लीकेशन लेयर जो है जहाँ पे आपका एबैप का वर्क बेंच बैठता है, वहां पे डिस्पैचर होता है। वो क्या करता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट एक आती है, तो वो क्या करता है, डिस्पैचर देखता है कभी कौन सा वर्क प्रोसेस खाली है, वो उस वर्क प्रोसेस को असाइन कर दे। अभी कंटेक्स्ट क्या है ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। और जो वर्क प्रोसेस खाली होता है उसको वो असाइन करता रहता है, और वो आपके रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करके वापस भेजता रहता है। अभी शेयर्ड मेमोरी जो है ना आपकी, ये वो बफर है कि जहां पे आपकी ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। अब वर्क प्रोसेस क्या होते हैं? वर्क प्रोसेस मुख्तलिफ आपके होते हैं, जिसमें डायलॉग रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट टू अपडेट डेटा आ रहा है, बैकग्राउंड में चलने वाले भी वर्क प्रोसेस हैं, स्पूल है, एनक्यू है, मैसेज है। मैं इसकी एक मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ, ठीक है? इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि मैं लेट्स से, एक सेकंड इसको मैक्सिमाइज, अच्छा, VF03 में अगर जाऊं, VF3 खुल जाए अल्लाह करे। अब VF30 क्या है मेरा? ये बिलिंग डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले है। लेट्स से यहाँ पे कोई बिलिंग डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ होगा, ये बिलिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है? और इसका मैं /h कर देता हूं, और ये डिबगिंग इसका ऑन हो गया, ठीक है? डिबगिंग ऑन हुआ, कंटिन्यू किया, /h लगा के किया मैंने, डिबगर इसका ऑन। ये बिलिंग डॉक्यूमेंट है। अभी कौन से किस पॉइंट पे आके इसको रोकेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वर्क प्रोसेस की बात चल रही थी, वर्क प्रोसेस भी बताऊंगा कौन से कहाँ पे जो है वो इस वक्त इंगेज्ड है, ठीक है? अल्लाह करे ये चल जाए। अच्छा जी, ये आपका डीबगर ऑन हो गया, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, और इसमें जो वर्क प्रोसेस है उनको मैं पहले तो मैं इसको वो करता हूँ। यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया, एफ कोड को मैंने जो है यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, ये मैं इसकी मजीद इसकी मैं डिटेल्स में चला गया हूँ, कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, एब्सोल्यूट टाइप है, इसकी डिटेल्स में जा रहा हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है, मैं एक और एक सेशन खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ SM50। SM50 में अब आप देखिएगा कि एक वर्क प्रोसेस जो है वो उसने ऑन होल्ड किया हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पे अच्छा मैं शेयर कर दूं पहले, शेयर शेयर शेयर,
आपको नजर आ रहा है ये वर्क प्रोसेस? जी सर आ रहा है। ओके गुड। यहाँ पे अब आप देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि वर्क प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, डायलॉग, अपडेट। डायलॉग पे रुक के मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, DIA डायलॉग है, ये है अपडेट, ये है बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा वाला कौन सा है? हमारा वाला जो है उसने उसको ऑन होल्ड किया हुआ होगा, अभी ऑन होल्ड नहीं किया हुआ। ऑन होल्ड होता है तो यहाँ पे नजर आ जाता है। मैं एक काम करता हूँ, सेव करके मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा जी, पीछे चलते हैं। VF03 तो ये चलाना है। वो इतनी तेजी से वर्क प्रोसेस को वो करता है ना। अच्छा, बिलिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ 90,000 और आपका /SM50। अच्छा जी, SM50 में मेरे पास ये वेटिंग रनिंग चल रहे हैं। डायलॉग, डायलॉग वो होते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोसेस को वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हम एक जरा नजर डाल देते हैं, डायलॉग डायलॉग, और यहाँ पे मैं इसको /H करता हूँ, डीबगिंग स्विच ऑन कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे ऑन होल्ड एक मेरा आएगा। डायलॉग, अपडेट, बैकग्राउंड, जब तक ये होता है तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा दूँ डीबगिंग ऑन होल्ड कौन सा वाला है, अभी नहीं दिखा रहा। मैं जाता हूँ फील्ड वी बेलन पे जाऊँ, फिर दिखाऊँ। इसने होल्ड नहीं किया हुआ, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया, यहाँ पे ऑन होल्ड नहीं दिखा रहा है अभी फिलहाल, उसको वो कैश नहीं कर रहा। एनीवेज, कहने का मकसद ये है, इस तरह आप अपने जो वर्क प्रोसेस है वो आपको पता चलते हैं कि किस तरह कौन से जो है वेटिंग में है, ऑन होल्ड है, कौन से एक्टिव है, कौन से खाली है। तो इस तरह आपका ये डिस्पैचर जो है वो काम कर रहा होता है। गेटवे वो होते हैं जो आपके थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ काम करता है। अच्छा जी, एबैप का थोड़ा सा ये एक स्ट्रक्चर है। डिस्पैचर आपका बिल्कुल बीच में बैठता है। यहाँ पे आपके ये वर्क प्रोसेसेस हैं जो आपके मैसेज सर्वर, गेटवेज, ICM, ये जो आपका HTML सॉरी जो VPN के साथ जो आपका होता है, या आपके नेटवीवर के साथ, वहाँ पे एक इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर होता है जो बीच में सारे आपके वेब एप्लीकेशन चला रहा होता है SAP की क्लाउड पे, और आपके डिस्पैचर के साथ भी वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। गेटवेज थर्ड पार्टी के लिए होते हैं। एबैप मैसेजिंग सर्वर जो डायलॉग था, जो प्रेजेंटेशन लेयर थी, वो भी वेब डिस्पैचर के साथ वो वर्क प्रोसेस के साथ उसको अलाइन कर रही होती है और उसमें उसको प्रोसेस दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैसेज सर्वर क्या होता है? ये मैसेज सर्वर मुख्तलिफ डिस्पैचर्स के साथ, वर्क प्रोसेस के साथ अलाइंड होता है और उसमें जो है उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहा होता है। गेटवे जो होता है क्या करता है कि ये थर्ड पार्टी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, POS है, वेट मशीन है, फलाना फलाना जो भी है, उसको अलाइन करता है SAP के सिस्टम्स के साथ। वहां पे भी आपका डिस्पैचर काम आता है, ठीक है। और ICM तो मैंने आपको बता दिया, HTTP प्रोटोकॉल्स के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। अच्छा, यूजर जो कंटेक्स्ट है जो हमने पहले इसमें यहाँ पे देखा था, ये जो कंटेक्स्ट आ रहा है ये क्या होता है? यूजर कंटेक्स्ट बेसिकली क्या है? ये अगर मैं चाहूँ आपको थोड़ा सा अगर वक्त इजाजत देता है तो
मैं जाता हूँ यहाँ पे SE38 z_random create। सर वो स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओ स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके ओके, एक सेकेंड। अच्छा, रैंडम प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल सेव, चल लोकल ऑब्जेक्ट। सर आप ये SC38 में गए ये? जी जी, SE38 में मैं गया हूँ। ठीक। चल तो धक्का ही लगाना पड़ेगा। सर, ये मैं न्यू लाहौर सिटी में मेरी रिहाइश है, मुझे यहाँ पे बड़ा अजीब सा जो है ना इंटरनेट का बहुत चल रहा है सिलसिला। राइट साइड डाटम, और इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ओके, और डायरेक्ट प्रोसेसिंग अगर मैं चलाऊं तो मुझे डेट ला कर देगा, सिस्टम की डेट। कौन सी डेट? 12/11/2022। ठीक है, अब मैं जाता हूँ SU01 पे। ठीक है, SU01 पे अब मैं यूजर डालता हूँ वॉज नेट। ठीक है, चेंज अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो डिफॉल्ट्स में अगर मैं जाऊं, डिफॉल्ट्स में मेरे पास क्या है, डेट फॉर्मेट ये आ रहा है। अब मुझे डेट फॉर्मेट चाहिए MMDDYY। इसको मैं करूंगा सेव, ये सेव हुआ। SC38 पे गया, Z रैंडम चेंज। अब MMDDYY आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता। अच्छा भी पढ़ो यार। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ना आपके यूजर कंटेक्स्ट या आपकी यूजर की करंट सेटिंग्स को अपने पास रजिस्टर करके रखता है, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोसेसिंग एक्टिव है 12/11/2000, इसने चेंज नहीं किया। उसकी वजह ये है जो आपकी करंट सेटिंग्स हैं इसने बफर में जो रखी हुई है, ठीक है, वो अभी इसने डीबी पे अपडेट नहीं की। जब तक कि मैं यूजर लॉग आउट नहीं करूंगा तब तक ये सेटिंग अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले उस पे। ये आपका बेसिकली अंदर मजीद इसकी अब हम अगर डिटेल्स में जाएं तो कुछ ऐसा है। डिस्पैचर आपके एबैप इंटरप्रेटर के साथ काम कर रहा होता है, जो वर्क प्रोसेस का ही हिस्सा बन रहा होता है, जहाँ पे आपके टास्क वगैरह हैंडल हो रहे होते हैं। ये रिक्वेस्ट की क्यूज डिस्पैचर हैंडल कर रहा होता है, और यहीं पर एक डेटाबेस इंटरफेस होता है जो डीबी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है, और साथ में इंटरनल मेमोरी अगेन जो बफरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। यूजर कंटेक्स्ट आपका डीबी के लेवल पे होता है, जो हमने अभी किए वो उसने अभी अपडेट नहीं किया होता, इसलिए आपको वो नजर नहीं आया। ठीक है, और बहुत से आपकी चीजें ये बफर के एरिया में इस तरह चल रही होती हैं और उसका एक्सेस चल रहा होता है, और ये शेयर्ड मेमोरी होती है जो कि डीबी से अलग होती है लेकिन उसी लेवल पे होती है। तो वो डिस्पैचर जब भी आपके प्रोसेस रिक्वेस्ट हो तो इस प्रोसेस फ्लो के थ्रू जा रहा होता है। अच्छा, डेटाबेस लेयर जो है ये आपका सबसे, समझ ले, रिपोजिटरी होती है, रेपो भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल डेटाबेस होता है जहाँ सारे आपके टेबल्स वगैरह पड़े हुए होते हैं। ये बात का सोर्स कोड भी पड़ा हुआ होता है, कस्टमाइजेशन सारी आपकी पड़ी होती है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी पड़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा भी पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर, ये मैंने आपको बता दिया। यहीं पर ही आपके बैकग्राउंड स्पूलिंग डायलॉग जो मैंने अभी आपको बताया ना शुरू में, ठीक है, वो जो वर्क प्रोसेस वो ये है। बफर में वो चीज़ें जो ज़्यादा चेंज नहीं होती वो यहाँ पे स्टोर कर लेता है, बजाय कि वो बार बार डीबी पे जाए, वो यहाँ पे स्टोर कर लेता है, ताकि आपका प्रेजेंटेशन के लेयर बार बार जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो डेटाबेस पे लोड ना डाले। अच्छा, बफर जो है वो आपके एक तरह का
टेम्पररी डीबी होता है जो टेम्पररी डीबी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। एक दफा आपका सेशन क्लोज हो गया तो बफर भी आपका वाइप आउट हो जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है आपका वो क्या करता है, ये सीक्वल से कम्युनिकेट करता है डीबी इंटरफेस पे, वो नेटिव पे उसको बदलता है, ठीक है, और लोकल बफर से डेटा फेच करके भी यहाँ पे ला रहा होता है और डेटाबेस से भी ला रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका नेटिव सीक्वल भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डेटाबेस, लेकिन वो आपको अलग से नेटिव सीक्वल डेवलप करना पड़ता है, इसलिए एबैप का जो कोड होता है वो कम होता है। क्यों? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, आसान है इसको कोड करना, कोई लंबे चौड़े आपको कोड लिखने नहीं पड़ते, बहुत छोटे से आपको, और जो लिख लेते हैं वो परमानेंट आपके पास एज अ रिकॉर्ड पोर्टफोलियो बना रहता है, आपने सिर्फ उसको प्लग एंड प्ले करना होता है बस। जो बिजनेस प्रोसेस होते हैं ना, जो हमने अभी VF03 और जो दूसरी तीसरी मारा के टेबल्स हमने देखे, वहाँ पे जो MM01 सॉरी, वो जो देखा, उसकी जो कस्टमाइजेशन होती है उसमें यस आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है। अच्छा, दूसरा एबैप के जो प्रोग्राम के जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है, यूजर ड्रिवन होते हैं, यूजर के प्रोसेस के हिसाब से होते हैं। इनपुट वो प्रेजेंटेशन लेयर से लेते हैं और एप्लीकेशन लेयर के साथ मिलकर फिर वो डेटाबेस लेयर पे जाके अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए जी आपको कहाँ तक मैंने छोड़ा था? बफर जो होता है ये आपका टेम्पररी डेटाबेस की तरह इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, बजाय इसके कि डीबी पे वो लोड डाले, बफर जो है वो सारी चीजें हैंडल कर रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर जो है आपका वो क्या करता है कि सीक्वल का आप एबैप का प्रोग्राम लिखते हैं, जो इंटरप्रेटर होता है एबैप का, वो डीबी इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करता है और फिर वो डेटाबेस से फेच करता है थ्रू नेटिव सीक्वल, और लोकल बफर से भी वो डेटा फेच करके लाके एबैप को दे रहा होता है। वरना अगर आपने नेटिव सीक्वल लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप डेटाबेस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एबैप। तो ये आपका आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर का, जहाँ पे आपके यूजर के जो प्रोसेस है आपकी एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपके डेटाबेस लेयर को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर।